हेलो एवरीवन। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के संबंध में डिस्कस करूंगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम को जानने के लिए, इस एक्ट को जानने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए हम संपत्ति अंतरण अधिनियम को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक संपत्ति, दूसरा अंतरण और तीसरा अधिनियम। तो सबसे पहले हम संपत्ति को समझेंगे, संपत्ति क्या है, फिर अंतरण क्या होता है और अधिनियम के बारे में फिर बाद में जानेंगे। संपत्ति की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं दी गई है। संपत्ति को हम जो ज्यूरिस्ट ने परिभाषाएं दी हैं संपत्ति के संबंध में, उनमें उनका एक सार हम निकाल सकते हैं कि संपत्ति एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कब्जा और स्वामित्व बना रहता है। तो संपत्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स कब्जा और स्वामित्व है। संपत्ति एक ऐसा मूलभूत अधिकार है जिसके प्रोटेक्शन के लिए आईपीसी में भी पूरी व्यवस्था दी गई है। सेक्शन 97 में बताया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफिस एज वेल एज अदर्स। यानी एक अजनबी व्यक्ति को भी दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा करने का प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल होता है। और ये 103 सेक्शन 103 से 105 तक प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, संपत्ति के प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। और संविधान में जहाँ तक संपत्ति की बात आती है तो आर्टिकल 19 में संपत्ति को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था संविधान के प्रारंभ में, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके वहाँ से हटाकर उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में उसकी व्यवस्था कर दी गई और बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना प्राधिकार के, विधि के प्राधिकार के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, संपत्ति के कुछ लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे प्रयोग करने का अधिकार, राइट ऑफ यूटेंडी, नष्ट करने का अधिकार, राइट ऑफ अब्यूटेंडी, और उपभोग करने का अधिकार, राइट ऑफ फ्लुएंडी और अवशिष्ट अधिकार। ये 4 लक्षण होते हैं संपत्ति के। तो संपत्ति से किसी भी व्यक्ति की पहचान बनती है, यहाँ तक कि हम संपत्ति से ही किसी भी सभ्यता का पता भी लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या जो भी सभ्यताएं पूर्व की सभ्यताएं रही हैं, उनकी पहचान संपत्ति के आधार पर लगाई गई है। जैसे सिक्के मिले, बर्तन मिला, स्नानागार मिला, मकान मिले, तो ये सब संपत्तियां थी। औजार मिले, ये सब संपत्तियां हैं। तो उन संपत्तियों के आधार पर ही हम किसी भी सिविलाइजेशन को जान सकते हैं कि कितनी उन्नत रही होगी। संपत्ति 2 तरीके की हो सकती है, एक तो मूर्त, एक अमूर्त। समय के परिवर्तन के साथ कॉपीराइट, पेटेंट और डिज़ाइन ये भी संपत्ति माने गए और अमूर्त संपत्ति के रूप में आते हैं। और मूर्त संपत्ति वो होती है जो दिखाई देती है। अब अगर अंतरण की बात करते हैं तो संपत्ति अंतरण 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला एक पक्षों द्वारा, पार्टीज, बाय द पार्टीज, एंड सेकंड बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ जो होता है उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं लागू होता, जो विधि द्वारा होता है, जिसमें उत्तराधिकार, नीलामी, दिवालिया इत्यादि जो होते हैं, बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ जो होता है उसमें नहीं लागू होता। और पक्षों के द्वारा हो सकता है जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण और मृतक की संपत्ति का जीवित व्यक्ति को अंतरण। तो मृतक की संपत्ति का जीवित व्यक्ति को अंतरण में संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं लागू होता है। और ये 2 तरीके से हो सकता है, एक वसीयती अंतरण और एक होता है निर्वसीयती अंतरण, यानी बिना वसीयत का। तो वसीयती अंतरण में संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं लागू है। निर्वसीयती अंतरण यानी उत्तराधिकार, जैसे उत्तराधिकार हो गया, हिंदू उत्तराधिकार हो गया, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, जेडे जो पहले अब रिपील करके यूपी रेवेन्यू कोड लाया गया है 2006 जेडे की जगह पर, वो उसके तहत उत्तराधिकार के मामले हो गए, मुस्लिम विधि हो गए और अन्य पर्सनल लॉज हो गए, उसमें टीपीए नहीं लागू है। अब जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण में ही संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू है, ट्रांसफर बाय इंटर बाय वॉस,
यानी ट्रांसफ़र जो है वो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को होना चाहिए। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे।